प्यारे बच्चों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुलमेरा स्टेशन लूणकरणसर से मैं आरिफ अली। प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाश का जो हमारा अध्याय है उसके अंतर्गत आने वाले कुछ बिंदु परावर्तन, अपवर्तन, ये दोनों क्या घटनाएं हैं इनके बारे में जानेंगे। साथ ही हम ये जानेंगे कि दर्पण क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, और इसी प्रकार लेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हम प्रायोगिक कार्य भी करेंगे। आप अंत तक इस वीडियो को देखें, आशा करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी होगा। बच्चों, प्रकाश की प्रकृति की थोड़ी सी बात करें। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश के रास्ते में अगर कोई रुकावट आती है तो रुक जाता है, और जो रुकावट बनती है जिस चीज़ की, उसके पीछे उसकी छाया बनती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कोई बल्ब जल रहा हो उसके पीछे अपना अगर हाथ लगाते हैं तो बल्ब के पिछले सिरे पर, यानी हाथ के पिछले सिरे पर जहाँ जहाँ पर हाथ प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर उसकी छाया बनती है। तो ये प्रकाश का एक साधारण सा गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। पहला जो पॉइंट है हमारा वो है परावर्तन। परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश की किरण जब किसी चमकीली सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो जो पहला नियम है, पहला जो हमारा बिंदु है वो है परावर्तन क्या होता है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि जो चमकीली सतह होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई दर्पण ही हो, ये कोई भी चमकीली सतह हो सकती है जिस पर प्रकाश की किरणें अगर टकराती हैं तो टकराकर वापस लौटती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिरर बनाया, यानी एक दर्पण बनाया है, रेखा खींची है। इस प्रकाश की किरण को जो दर्पण की तरफ आ रही है इसे हम आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण आने के बाद चमकीली सतह से टकराने के बाद वापस जाती है। जाते समय ये एक नियम का पालन करती है। वो नियम क्या है कि अभिलंब के साथ में, अभिलंब क्या होता है? जो हमारा परावर्तक तल होता है उसके ऊपर 90 डिग्री की एक काल्पनिक रेखा होती है, इसे हम अभिलंब कहते हैं। तो इसका नियम ये कहता है कि अभिलंब के साथ ये आपतित किरण जितने डिग्री का आपतन कोण बनाती है उतने डिग्री से ही वापस जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अभी सही नहीं है। अगर ये कोण इतना कम है तो ये कोण यहाँ पर भी इतना ही होना चाहिए। यानी आपतन कोण और परावर्तित किरण के साथ अभिलंब का बनने वाला कोण, जिसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, इसका मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। और जो प्रकाश की किरण परावर्तित होकर जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो यहाँ आपको एक बात ज़रूर समझ में आ रही होगी कि परावर्तन कौन सी सतह से होता है। परावर्तन उस सतह से होता है जो कि अपारदर्शी होती है, जिसके आर पार नहीं जाया जा सकता है। सामान्यतः हमारे घर में जो हम दर्पण यूज़ करते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये एक परावर्तक तल है। इसमें क्या होता है कि ग्लास होता है, पहले कांच होता है, उसके पीछे परावर्तक पदार्थ की पॉलिश होती है जिससे अपारदर्शी हो जाता है, और फिर ये जो सतह है इसे हम परावर्तक सतह कहते हैं। यानी जिससे प्रकाश परावर्तित होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो परावर्तक सतह पर जो भी प्रकाश की किरण आती है वो टकराकर वापस जाती है। तो बच्चों, लेज़र लाइट के द्वारा हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से परावर्तन होता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस लेज़र लाइट को दिखाएं। लेज़र लाइट से जो प्रकाश की किरण आ रही है वो इस परावर्तक सतह पर टकराकर वापस लौट रही है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के बारे में हमने बात की थी कि परावर्तन जो है वो एक नियम का पालन करता है। वो नियम क्या है कि ये जो मैंने एक सिलेंडर जो खड़ा किया है यहाँ पे, ये इसको अगर अपन माने कि ये एक अभिलंब है जो कि 90 डिग्री की रेखा होती है परावर्तक तल पर, तो प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ में जितने डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यहाँ पर देखिए आप, ये आपतन कोण है। आपतित किरण का मान जितना होगा, आपतन कोण का मान जितना होगा, परावर्तन कोण का मान भी उतना ही होगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ कम कोण बना रही है तो वो परावर्तित होते समय भी कम कोण बना रही है, और जैसे ही इस कोण का मान बढ़ रहा है, आपतन कोण का, परावर्तन कोण का मान भी लगातार बढ़ रहा है।
तो ये परावर्तन का एक पहला नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का क्या मतलब है कि तीनों एक ही सीध में, देखिए ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है और ये आपतित किरण है, ये तीनों का तल क्या है, एक ही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परावर्तन की घटना क्या है और परावर्तन का नियम क्या है। बच्चों लेज़र लाइट को विजिबल करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे हमने अगरबत्ती का कुछ धुआं इकट्ठा किया हुआ है ताकि लेज़र लाइट की जो बीम है वो विजिबल हो जाए। अगला जो हमारा बिंदु था वो था कि अपवर्तन क्या होता है। ध्यान रखें कि परावर्तन में प्रकाश की किरण सतह से टकराकर वापस लौट जाती है। अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण को अलग अलग माध्यम से गुजरना पड़ता है, एक माध्यम से होती हुई दूसरे माध्यम। माध्यम क्या है, माध्यम ठोस हो सकता है, माध्यम द्रव हो सकता है, माध्यम गैस हो सकता है, यानी वायुमंडल हो सकता है, जल हो सकता है और बर्फ़ हो सकता है, कांच की सील हो सकती है या कांच हो सकता है। यहाँ पर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो बाहर जो वातावरण है, यानी जो माध्यम है, हम बता रहे हैं कि ये वायु है। वायु माध्यम से एक प्रकाश की किरण इस प्रकार आ रही है। यहाँ पर भी हम इसे आपतित किरण ही कहेंगे, वहाँ पे भी हमने इसे आपतित किरण कहा था। यहाँ पर भी काल्पनिक रेखा दोनों तल को अलग करने वाली एक माध्यम ये है जिसको हम कह रहे हैं, मान लीजिए ये कांच है तो ये क्या ठोस माध्यम है, और बाहर वायु है, ये गैसीय माध्यम है। तो एक माध्यम कांच, दूसरा माध्यम वायु, दोनों को अलग करने वाला ये तल, इस तल को हम कहते हैं पृथक्कारी तल। पृथक्कारी तल पर 90 डिग्री के कोण की जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब के साथ में आपतित किरण का जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, परावर्तन में हमने देखा था ये प्रकाश की किरण इधर से आई थी और टकराकर वापस चली गई थी। क्यों? क्योंकि माध्यम था वहाँ पर अपारदर्शी। यहाँ पर पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश की किरण इस माध्यम से इस माध्यम में प्रवेश करेगी। प्रवेश करते समय क्या होगा कि माध्यम की सघनता और विरलता के कारण, यहाँ पर विरल माध्यम है, यहाँ पर सघन माध्यम है। विरल माध्यम का मतलब है जहाँ पे पदार्थ के कण दूर दूर हैं। सघन माध्यम ये है कि जहाँ पे पदार्थ के कण पास पास हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है, प्रकाश की किरण जिस दिशा में जानी चाहिए उस दिशा में ना जाकर अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। विचलित होने में भी एक नियम का पालन करती है। वो नियम क्या है कि जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। आगे आप देखेंगे कि जब अपन इसको सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, अगर ये अभिलंब है तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन जाएगी कैसे, ये दूर हट जाएगी। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो पृथक्कारी तल पर अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। प्रकाश की ये घटना ही अपवर्तन कहलाती है। और अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन का कारण है प्रकाश किरण के वेग में कमी या वृद्धि। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में आती है तो उसकी स्पीड कम होती है, उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब वो सघन से विरल में जाती है तब उसकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार वेग में परिवर्तन के कारण पहले माध्यम परिवर्तन के कारण वेग परिवर्तन, और वेग परिवर्तन के कारण प्रकाश किरण की दिशा में परिवर्तन होना, यही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। यहाँ पर हम चीज़ देखेंगे कि ये वाली जो किरण है, क्योंकि इसका अपवर्तन हो चुका है तो हम इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण का जो कोण है किसके साथ में, अभिलंब के साथ में, ये हमारा अभिलंब है, इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण। यहाँ पे एक नियम काम करता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। परावर्तन की समय क्या हो रहा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर यह है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात जो है वो बराबर रहता है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे एक और प्रयोग के माध्यम से अपवर्तन की घटना को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक बीकर लिया है, उसमें पानी लिया है और उसके बाहर से इस प्रकार से हम एक प्रकाश किरण को आपतित कराते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण पार जा रही है और उसकी दिशा जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से
सघन में जा रही है तो वो अंदर की तरफ झुक रही है, और जब ये देखें तो इस प्रकार से ये जो घटना है ये अपवर्तन है। अपवर्तन में प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम के पार जाती है और माध्यम परिवर्तन के कारण अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो बच्चों ने दो जो घटनाएं हैं प्रमुख, परावर्तन और अपवर्तन, उसको प्रायोगिक रूप से अभी देखने की कोशिश की है, समझा भी है उसको। फिर से इसको ध्यान रखें कि परावर्तन में प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौट जाती है और अपवर्तन के समय प्रकाश किरण की दिशा विचलित होती है, वो वापस नहीं लौटती है। अगले जो हमारे दो बिंदु हैं आज के इस लेक्चर के इस अध्याय के, वो हैं दर्पण क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, और लेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण के बारे में हम देखें कि दर्पण सामान्य रूप से हम इसको दो भागों में बांटते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ध्यान रखिए बच्चों, हमारे घर में जो हम दर्पण यूज़ करते हैं इसे हम कांच कहते हैं, कई बच्चे इसको ग्लास भी कह देते हैं। इसे ग्लास कहना उचित नहीं है। ग्लास के आर पार दिखाई देता है और मिरर यानी दर्पण जो होता है उसके एक तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश होती है, उस पर एक परावर्तक तल होता है। यहाँ पे जो दर्पण एकदम फ्लैट ऐसे है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु जितनी दूर पर होती है उतनी दूरी पर बनता है। ये दर्पण है, गोलीय दर्पण है। ये गोलीय दर्पण पुनः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो बच्चों ये है हमारा समतल दर्पण, और ये जो दर्पण आप देख रहे हैं जो गोल है ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में हमने बोला कि दो तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में आप देख रहे हैं कि इसके एक तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश है और ये परावर्तक तल है। तो जिसका परावर्तक तल उठा हुआ रहता है, अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से अंदर की बीच की तरफ उभरा हुआ है। तो जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ रहता है यानी देखने वाली सतह अगर उभरी हुई रहती है तो हम उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक तल अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये अंदर की तरफ यहाँ पर धंसा हुआ है और ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो उभरा हुआ अगर परावर्तक तल होता है तो हम उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और अगर धंसा हुआ रहता है तो हम उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरह के ये मिरर अपने पास होते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि उत्तल दर्पण वो है जिसका परावर्तक तल जो है उभरा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, यहाँ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश हुई है और ये परावर्तक तल जो है ये उभरा हुआ है, देखेंगे आप इस तरह से। तो जो प्रकाश की किरण इसके समांतर आ रही है वो टकराकर इस तरह से बाहर की तरफ जा रही है। इसको भी हम प्रायोगिक रूप से समझेंगे। इसी तरह अवतल दर्पण क्या है कि जिसका परावर्तक तल, ये तो परावर्तक पदार्थ की पॉलिश हो गई और परावर्तक तल जो है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि समांतर जो आने वाली प्रकाश की किरणें वो अंदर की तरफ जाती है। इसको हम प्रायोगिक रूप से समझेंगे। इस प्रयोग को समझने के लिए बच्चों हमने इस बॉक्स की सहायता लेंगे। ये बॉक्स क्या है, एक ढक्कनदार एक डब्बा है जिसमें इस तरफ कांच लगा हुआ है। लेज़र लाइट को विजिबल करने के लिए हमने इसमें अगरबत्ती जला रखी है, धुआं कर रखा है। और जो हमारा अवतल दर्पण है उसको हमने इस प्रकार एक फ्रेम में फिक्स कर रखा है। इसी तरह उत्तल दर्पण इसको समझेंगे। तो बच्चों इस बॉक्स में हमने एक अवतल दर्पण को फिक्स किया है और अवतल दर्पण पे ये दो लेज़र लाइट हैं। इससे हम इसमें लाइट अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए एक प्रकाश की किरण इधर से जो जा रही है वो अंदर की तरफ जा रही है
और जो दूसरी प्रकाश की किरण है जिसको नीचे की तरफ हम भेजते हैं तो ये ऊपर की तरफ आती है और दोनों प्रकाश की किरणें फिर एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये जो गोलीय दर्पण है जो कि अवतल दर्पण है, ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु की तरफ इकट्ठा करता है, इसलिए हम इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो दो आपतित किरण है वो इस दर्पण से टकराने के बाद में एक बिंदु पर मिल रही है। इस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं और दर्पण से इस फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है उसे हम फोकस दूरी भी कहते हैं। बच्चों, इस बार हमने उत्तल दर्पण यहाँ पर फिक्स किया है। तो उत्तल दर्पण की स्थिति में आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश की किरण आपतित हो रही है वो केंद्र की तरफ ना जाकर बाहर की तरफ जा रही है, यानी बिखर रही है। देखिए, दूसरी तरफ से जो प्रकाश की किरण है वो जब दर्पण पर आपतित होती है तो फिर बाहर की तरफ जा रही है, यानी बिखर रही है। तो ये उत्तल दर्पण जो है ये प्रकाश किरणों को बिखेरने का काम करता है, अपसारित करने का काम करता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यानी इससे टकराने वाली प्रकाश की किरणें फिर कभी आपस में मिलती नहीं हैं और उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं। तो इस बॉक्स के प्रयोग के माध्यम से हमने ये देखा कि किस प्रकार से उत्तल दर्पण, इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपसारित होती हैं, यानी बिखर जाती हैं। इसी की जगह अगर हम अवतल दर्पण लेते हैं तो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अंदर की तरफ आती हैं, एक बिंदु की तरफ आती हैं और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु से लेंस के बीच की जो दूरी है इसे हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो इस प्रकार प्रायोगिक रूप से हमने ये जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अब हम लेंस के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, दो तरह के लेंस हम पढ़ते हैं कक्षा 8 स्तर तक। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास एक लेंस है जो किनारे से संकरा है और बीच में जाने पर मोटा है। तो इसका तल जो है वो उभरा हुआ है, इसे हम उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। आप ध्यान से देखें, इसके किनारे जो हैं वो संकरे हैं और बीच में से ये क्या है? मोटा है। इसी तरह एक दूसरा जो लेंस है वो किनारों से मोटा है और अंदर की तरफ बीच में क्या है? पतला है। देखें आप इसको, इस प्रकार से किनारों से मोटा, बीच में से संकरा, किनारों से फिर मोटा है। तो ये जो लेंस है ये अवतल लेंस है और जिसका तल उभरा हुआ रहता है उसे हम उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ये कॉनकेव लेंस है। यहाँ पर एक बात समझने की वो ये है कि दर्पण और लेंस में क्या अंतर है। लेंस वो होता है जिसके आर पार दिखाई देता है और दर्पण वो होता है जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल लेंस है। तो आप देख रहे हैं कि लेंस के आर पार दिखाई देता है और दर्पण के आर पार दिखाई नहीं देता है। इसलिए जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है वहाँ पर परावर्तन होता है और जहाँ पर आर पार दिखाई देता है वहाँ पे अपवर्तन होता है। यानी लेंस के द्वारा अपवर्तन होता है और दर्पण के द्वारा परावर्तन होता है। अब हम लेंस के बारे में जानेंगे कि ये अपने समांतर आने वाली प्रकाश किरणों के किस प्रकार अपवर्तित करते हैं। हाँ बच्चों, इस बार हमने क्या किया है, इस बॉक्स में एक उत्तल लेंस फिक्स किया है। उत्तल लेंस में हम इस प्रकार लेज़र लाइट से बीम लेज़र लाइट इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये लेंस से गुजरने के पश्चात एक बिंदु पर फोकसित हो रही है। इस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। तो चूंकि उत्तल लेंस अपने से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए हम इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। प्रयोग के द्वारा चित्र पे बोर्ड पर हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे। इस तरफ आप देख रहे हैं कि लेंस से
गुजरने के पश्चात समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है, जिसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। और लेंस से इस फोकस बिंदु की दूरी जो है वो फोकस दूरी कहलाती है। इस बार बच्चों आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को आपतित कराने पर लेंस से गुजरने के पश्चात ये प्रकाश किरणें दूर दूर जा रही हैं। ऐसा अवतल लेंस में होता है। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के पश्चात बिखर जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि उत्तल लेंस का उपयोग फिर हम कहाँ करते हैं। टॉर्च में जहाँ पे हमें टॉर्च की रोशनी को फैलाना होता है वहाँ पे हम उत्तल लेंस लगाते हैं ताकि वो प्रकाश किरणों को अधिक दूरी तक प्रसारित कर सके। तो बच्चों हमने अभी लेंस के साथ में ये समझने की कोशिश की कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार का उनका व्यवहार होता है। लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस हम उसे कहते हैं जिसमें जो किनारों से संकरा हो और बीच में से मोटा हो। ऐसा लेंस जो किनारों से संकरा हो और बीच में से मोटा हो उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस का नियम यह है, उत्तल लेंस का एक गुण है कि मुख्य अक्ष के समांतर इस पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणों को ये एक बिंदु से गुजारता है। यानी जितनी भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो सब केंद्र की तरफ इकट्ठी होती है और एक बिंदु से होकर गुजरती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। क्योंकि उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए हम इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसी प्रकार अवतल लेंस इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आती हैं वे इस लेंस से गुजरने के पश्चात दूर दूर हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, जैसे कि आपने अभी प्रयोग में देखा भी था। तो इस प्रकार अवतल लेंस जो है ये प्रकाश किरणों को बिखेरने का कार्य करता है, इसलिए हम इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यहाँ पे जो बच्चों बार बार मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि लेंस और दर्पण के बीच का फ़र्क क्या है। दर्पण के आर पार दिखाई नहीं देता है, दर्पण परावर्तन का कार्य करता है, लेंस के आर पार दिखाई देते हैं और ये अपवर्तन की घटना को समझाने के लिए काम आता है। साथ ही बच्चों एक चीज़ और नोट करें कि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, ये क्या करता है, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। और उत्तल दर्पण क्या करता है, वो प्रकाश किरणों को बिखेरने का कार्य करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अपसारी दर्पण। उल्टा हो जाएगा जबकि अवतल हो। अवतल लेंस और अवतल दर्पण। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को बिखेरने का कार्य करता है, अपसारी लेंस कहलाता है। और अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को केंद्रित करने का कार्य करता है, ये अभिसारी दर्पण कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने आज परावर्तन, अपवर्तन, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण के दोनों प्रकार और लेंस के दोनों प्रकारों के बारे में जानने की कोशिश की है। एक और टॉपिक हमारा बच रहा है, वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम इसको समझेंगे, फिर उसको बोर्ड पर समझेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होने के कारण वो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है करते हैं।
तो बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये क्या है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अपवर्तन का नियम क्या है कि आपतन और परावर्तन कोण का मान हमेशा क्या रहता है, उसका अनुपात बराबर रहता है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक हमारा द्रव माध्यम है, जल है, यहाँ पर 90 डिग्री की एक काल्पनिक रेखा है, इसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है, तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले तल पर प्रकाश की किरण अपनी दिशा से विचलित होगी तो क्या होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। इसको हम ऐसे समझें कि मान लीजिए इस कोण का मान है 30 डिग्री है और 8 डिग्री के कोण पर अपवर्तित होती है, तो अनुपात क्या रहा? 1/2 आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण। और अगर अपन इसको बढ़ा के कितना कर देते हैं, 45 कर देते हैं, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री की तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण जो मान है ये क्रांतिक कोण है। ऐसा नहीं है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण कहलाता है। यानी आपतन कोण का मान 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। किसी भी स्थिति में अगर आपतन कोण का मान कुछ भी रहे, अगर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस आपतन कोण के मान को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। आगे चलते हैं। अगर इस कोण के मान को 45 से बढ़ाकर हम 50 कर देते हैं तो इसको कितना होना पड़ेगा? 100 होना पड़ेगा। 100 होने की स्थिति में ये प्रकाश की किरण अब इस माध्यम से बाहर नहीं जाएगी, वापस इसी माध्यम में लौट आएगी। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हमने इस लेज़र लाइट के माध्यम से भी यहाँ पर जानने की कोशिश की थी कि जहाँ से ये प्रकाश की किरण इस प्रकार सघन माध्यम में से विरल माध्यम की तरफ जा रही थी और जाने के बाद वापस लौट आई थी। इसको मैं देखो क्रांतिक कोण पे एडजस्ट करते हैं। ये क्रांतिक कोण है जबकि प्रकाश की किरण पृथककारी तल के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्रांतिक कोण को भी यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा कि प्रकाश से संबंधित जो कुछ बिंदु थे, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, उसको हमने प्रायोगिक रूप से समझने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने साथियों के साथ में इसको शेयर करेंगे और अपनी जो अध्ययन है वो ऑथेंटिक ई लर्निंग कंटेंट के माध्यम से, शिक्षा दर्शन के माध्यम से, शिक्षा वाणी के माध्यम से लगातार लेते रहेंगे। प्यारे बच्चों, जो भी मैं यहाँ पर कोशिश कर पाता हूँ वो अपने सारे स्टाफ के सहयोग की वजह से कर पाता हूँ। उन सब का भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है बच्चों, इन वीडियोस को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों तक इस लॉकडाउन के दौर में शिक्षा जो है वो पहुँचती रहे, बच्चे इसको ग्रहण करते रहें और शिक्षा से उनका जो संबंध है वो लगातार जुड़ा रहे। जय हिंद।